आपका जो ये मॉडर्न फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, स्टार्टिंग होती है कहाँ से? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब यहां पर भी हम लोग बात करने वाले हैं लाइट के बारे में, एनर्जी के बारे में। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है आपने केमिस्ट्री के अंदर स्टडी की हुई हो। मॉडर्न फिजिक्स आपको बहुत इजी भी रहेगा समझने में। सेकंड थिंग, इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं एंड क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। सो ये जो पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स, इट्स अ स्कोरिंग। यहां पर आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर फ्रॉम द फर्स्ट डे आपका रिवीजन होता रहना चाहिए साथ साथ में। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कवरी ऑफ फिनोमिनन लाइक। हमने अभी आगे पढ़ा रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स जो हमने स्टडी किया, जिसमें वे ऑप्टिक्स के अंदर हमने पढ़ा इंटरफेरेंस के बारे में, डिफ्रैक्शन के बारे में, पोलराइजेशन के बारे में, राइट? सो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो यहां से हम एक चीज कह सकते हैं दैट इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट establish that establish that the light is of wave nature. The light is of wave nature. मैंने आप सभी को एक वीडियो भेजा था देखने के लिए, वो वीडियो देख लिया होगा तो वो चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। अगर नहीं देखा है तो क्लियर नहीं होगी। ठीक है, सो यहां पर हम बात कर रहे हैं ड्यूअल नेचर के बारे में। मतलब यहां पर हम ये कहते हैं कि लाइट जो है, मतलब जो इसका दो नेचर होते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर। तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जो हमने कंडीशंस को स्टडीज किया है उसके अंदर हमने लाइट एज इन द फॉर्म ऑफ वेव नेचर हमने स्टडी किया है। लाइट इज अ पार्टिकल नेचर ऑल्सो। ठीक है, तो उसी के बारे में हम अभी यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। उसकी शुरुआत करने से पहले आप सभी को पता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है, उसके सेंटर पे क्या होता है? सेंटर पे क्या होता है? यहाँ पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है एंड आउटर ऑर्बिट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, राइट? ये बहुत ही बेसिक चीज है जो आपको ऑलरेडी पता है ना। एक टर्म है जिसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कोई बताना चाहेगा व्हाट डू यू मीन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप में से किसी को नहीं पता क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आउटर शेल में होते हैं, जिससे हम कह सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वी कैन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
right? And we can say in the outer shells of the atoms are loosely bound. मतलब जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं एटम्स के साथ में. And we can say they are quite free to move easily within the metal surface. समझ में आ रहा है? मेटल सरफेस, सपोज ये हमारा कोई बॉडी है, सपोज ये हमने एक मेटल सरफेस ले ली. अब मेटल सरफेस में क्या होगा कि यहाँ पर मान लो एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, कुछ इस तरीके का सेटअप है. ठीक है, इस तरीके का मान लो कोई सेटअप है. अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं. कैसे होते हैं? लूजली बाउंड. इसे हम कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर है? लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे कैन मूव इनसाइड द मेटल बट कैन नॉट लीव इट्स सरफेस. ये चीज और क्लियर होनी चाहिए दैट दे कैन मूव फ्रीली inside the metal right, but cannot leave metal surface. ये वहां से बाहर नहीं निकल, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होके बाहर नहीं आ सकता. राइट? सपोज कि हम ये चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट होके बाहर आए. तो आप एक चीज समझिए कि किसी भी चीज को करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. राइट? सो अगर हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर आ जाए, in that case a certain minimum amount of energy has to be applied to that electron, and ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नेचर ऑफ द सरफेस. किस पे डिपेंड करता है? प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड द नेचर ऑफ द सरफेस. एंड that is termed as work function of the metal. क्या नाम से जाना जाता है? वर्क फंक्शन. तो वर्क फंक्शन की अगर डेफिनेशन हम लिखें बेटा, तो वर्क फंक्शन क्या होता है समझिए. इन शॉर्ट कुछ ऐसा है कि आपको अपना काम निकलवाना है. सपोज आपके घर में आपका छोटा भाई है और आपको अपना काम निकलवाना है. अब छोटा भाई या बहन जो है वो फ्री फंड में तो काम करते हैं नहीं. तो आप क्या करते हो? आप उनको कहते हो कि चलो बेटा मैं आपको चॉकलेट दूंगी या समथिंग, कुछ भी आप उसको एक ऐसा रीजन या ऐसा कुछ देते हो लालच, जिससे कि वो आपका काम करने के लिए रेडी हो जाता है. राइट? तो उसे हम कह सकते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड बाय योर यंगर ब्रदर और सिस्टर. जो आपका छोटा भाई या बहन है उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ कुछ चाहिए तभी वो काम करेगा. राइट? तो उसी को हम कह सकते हैं वर्क फंक्शन. तो वर्क फंक्शन को अगर हमें डिफाइन करना है तो वी कैन से दैट वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, वर्क फंक्शन
of metal is the minimum energy required by an electron to just escape from the metal surface. Clear? So as to overcome the restraining forces at the surface. Restraining forces at the surface. बोलो यहां तक क्लियर है? इसमें किसी को सर कोई डाउट? हाँ बोलो। नो सर वो सर। कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं? वो मैं बताता हूँ बेटा। उससे पहले वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज जनरली डिनोटेड बाय फाई नॉट। वर्क फंक्शन को आप कैसे डिनोट करते हो? डिनोटेड बाय फाई नॉट। ठीक है। एंड यूनिट जो है इसका वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यूनिट है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी कॉमनली यूज्ड इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। हम लोग ईवी जहां यूज कर लेते हैं, दैट मीन्स आप ये समझ लीजिए कि यू आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, मतलब कि हम मॉडर्न फिजिक्स में आ चुके हैं, राइट? दूसरी चीज, सबसे लोएस्ट वर्क फंक्शन किसका है वो मैं आपको बताता हूं, एंड सबसे हाईएस्ट वर्क फंक्शन किसका है वो भी मैं आपको बताता हूं। सो लोएस्ट वर्क फंक्शन की अगर हम बात करें, विच इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ सीजियम। किसका है? सीजियम का है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द हाईएस्ट वर्क फंक्शन, तो वो हाईएस्ट किसका है? दैट इज ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम का वर्क फंक्शन है 5.65 इलेक्ट्रोवोल्ट। याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है? क्लियर? अब किसी ने पूछा कि सर ये वर्क फंक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो आप समझिए द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल डिपेंड्स ऑन, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बिकॉज हमारे पास टाइम कम है, तो फालतू में लिखने में टाइम नहीं बिगाड़ूंगा। तो वर्क फंक्शन जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? तो सबसे पहले वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल डिपेंड्स ऑन, पहला है टेम्परेचर ऑफ मेटल। सबसे पहला। दूसरा है नेचर ऑफ द मेटल। एंड तीसरा है impurities present in the metal surface। impurities present in the metal surface। क्लियर है? ये फैक्टर्स पे डिपेंड्स करता है, ये आपको याद रखना है। टेम्परेचर ऑफ द मेटल, नेचर ऑफ द मेटल, impurities present in the metal surface। इन तीन फैक्टर्स पे कौन डिपेंड करता है? वर्क फंक्शन डिपेंड करता है, मेटल टू मेटल, लेकिन वो फिक्स होता है। जैसे सीजियम का फिक्स हो गया, दैट इज 2.14,
प्लेटिनम का फिक्स हो गया 5.65, ठीक है। तो ये वर्क फंक्शन जो है वो फिक्स रहेगा, ओके। ओके, सो ये था कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन जस्ट टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक। अब एक चीज और समझो कि ये जो एमिशन है इलेक्ट्रॉन के, हम जो एमिशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन, राइट। अभी जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है वो क्या है? तो द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ a metal, the phenomenon of emission of electrons from the surface of the metal is called electron emission. Definition लिखने की कोई जरूरत नहीं है because it's a simple statement, ठीक है। अब यहाँ पर जो एमिशन हो रहा है, एमिशन होने का मतलब क्या है कि मेटल सरफेस पे से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के बाहर चला जाता है, मतलब एमिट हो जाता है वहां से। क्या हो जाता है? एमिट हो जाता है। अब यहाँ पर जो एमिशंस लिए हुए हैं वो कितने टाइप्स के हैं? तो आप समझिए हमारे पास में 4 टाइप्स के एमिशन है जिसे हमें समझना है। समझना तो सिर्फ एक ही को है, बट हम 4 हैं, मैं आपको चारों के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया। पढ़ना हमें एक के बारे में है डिटेल के अंदर, राइट। तो सबसे पहले जो है दैट इज ए थर्माइनिक एमिशन। सबसे पहला है थर्माइनिक एमिशन। अब थर्माइनिक एमिशन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि थर्माइनिक के अंदर डेफिनेटली दे हैव टॉक अबाउट द अबाउट व्हाट, अबाउट हीट, राइट। Heat. तो एक ऐसा फिनोमिना ऑफ, मतलब हम इसे कह सकते हैं द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन हीटेड सुटेबली, व्हेन हीटेड suitably। जब आप मेटल सरफेस को प्रॉपरली, मतलब जितना उसकी रिक्वायरमेंट है उतना आप उसको हीट प्रोवाइड कर दोगे, और हीट प्रोवाइड करने के बाद में अगर कोई इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाता है, देन वी कैन से इट्स अ थर्माइनिक एमिशन। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले लिखते हैं फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन। फील्ड एमिशन एंड कोल्ड कैथोड एमिशन, ठीक है। अब ये क्या है? सो इट इज द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल अंडर द एप्लीकेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कब होगा? व्हेन वी अप्लाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिख सकते हैं अंडर द एप्लीकेशन ऑफ, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा है सेकेंडरी एमिशन। क्या होता है सेकेंडरी एमिशन? जो प्राइमरी के बाद होता है वो सेकेंडरी एमिशन, राइट। समझिए क्या है यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जब प्राइमरी एमिशन होता है, मतलब कि जब प्राइमरी एमिशन हो रहा है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जब फर्स्ट टाइम लार्ज नंबर ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं और उस टाइम पे वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को टकराते हैं और उसकी वजह से जो उनको एनर्जी मिलती है बिकॉज ऑफ दैट कोलिजन, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर इजेक्ट हो जाते हैं, दैट इज द सेकेंडरी एमिशन।
क्या कहेंगे उसको? सेकेंडरी एमिशन। बोलो, आई बात समझ में? सर फिर से बोलो तो। हाँ सर, फिर हाँ से सर। समझाओ। ठीक है, फिर से समझाता हूं। जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस पे जाके टकराते हैं, जैसे मान लो कि मेटल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके पास डेफिनेटली हाई एनर्जी होगी, यस और नो? यस सर। तो जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स which are having already high amount of energy and they fall on the metal surface, they fall on the metal surface, at that time they transfer their energy to the free electrons of the metal, by which their energy becomes more than the work function of the metal, and वहां से क्या हो जाता है? एमिशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आया। आई बात समझ में? भाई समझो, मान लो ये मेटल सरफेस है, अब इस मेटल सरफेस पे क्या करवाया गया कि हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स लिए और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, और वो इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं आके इस मेटल सरफेस पे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स आके स्ट्राइक करेंगे देन डेफिनेटली दिस इलेक्ट्रॉन्स हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी की वजह से यहाँ पर जो लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाते हैं? उनके अंदर एनर्जी आती है, एंड अगर यहाँ पर मिलने वाली एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? इजेक्ट होके बाहर आ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन। बिकॉज प्राइमरी एमिशन कौन सा हुआ? प्राइमरी एमिशन का मतलब यह है कि जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स जो निकल के गए, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो आके उस पे एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस पे आके जो एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी अनदर इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो मूविंग, मतलब वो वहां से इजेक्ट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। सर। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या है, इसमें मैं लिख देता हूं। इट इज द फिनोमिनन ऑफ it is the phenomenon of sorry, it is the phenomenon of emission of electrons from the surface of metal when radiation of when radiations of suitable frequency fall on it। मतलब कि जब एक suitable frequency मेटल सरफेस पे जाके गिरेगी एंड उसकी वजह से जो एनर्जी मिलेगी वहां पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तब वो जाके बाहर आएंगे, दैट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। यस सर। भाई सूटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आप मेटल सरफेस पे डालेंगे, उसकी वजह से उसको एनर्जी मिलेगी, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर वर्क फंक्शन जितना उसको रिक्वायर्ड है, मतलब जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है उतनी एनर्जी सफिशिएंटली मिल जाती है, देन डेफिनेटली इट विल emit। ओके, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। नाउ यहां से हम स्टडी करना शुरू करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम समझेंगे तो वी कैन से इट इज द फिनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन रेडिएशंस ऑफ suitable frequency fall on them. The emitted electrons are called photoelectrons. यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उसे क्या कहा जाएगा? The emitted electrons are called photoelectrons, and the current produced is called photoelectric current. So we can say electrons are called photoelectrons and the current produced is called photoelectric current. Photoelectric current. बोलो, समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया भाई? हाँ. Different materials emit photoelectrons when they are exposed to the radiation of suitable frequencies or wavelength. देखो ये सीधी सी बात है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि रेडिएशंस हो रहा है उसकी सुटेबल फ्रीक्वेंसी है, देन डेफिनेटली देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ वेवलेंथ इट हैज. फॉर एग्जांपल अल्कलाई मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, राइट, ये सब पे जब हम इन सब में क्या देखने को मिलती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलती है. ठीक है, और यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द विजिबल लाइट. किसकी वजह से? विजिबल लाइट की जो रेंज है जब उस पे फॉल होती है अल्कलाई मेटल्स पे, जैसे मैंने आपको बताया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम एटसेट्रा शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद विजिबल लाइट, जबकि जिंक, कैडमियम, जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, दे आर सेंसिटिव ओनली टू अल्ट्रावायलेट लाइट. क्लियर है? देखो नोट्स आपको खुद बनाने हैं, इसके ध्यान रखना, पहले बता रहा हूं. ठीक है, यहां तक कोई यहां पर हम कह सकते हैं कि वी आर गोइंग टू डू दिस एक्सपेरिमेंटल स्टडी. एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. शान, शान, यस सर. आपने केमिस्ट्री में इसके बारे में कुछ पढ़ा हुआ है पहले? हाँ सर, पढ़ा तो था, देखा हुआ है डायग्राम. देखा हुआ डायग्राम है. ओके, किसी को याद है? काव्या, खुशी, प्रिया, नीरकल्प, स्मित, विश्वा, किसी को? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वो सब. ठीक है, so the apparatus consists of an evacuated glass or quartz tube which encloses a photosensitive plate C called emitter. यहाँ पर एक C प्लेट है, एक A प्लेट है, तो जो C प्लेट है उसको हमने कहा है एमीटर, और जो A प्लेट है उसे हमने क्या कहा है? कलेक्टर. मतलब ये कैथोड और ये एनोड. अ ट्रांसपेरेंट विंडो W, यहाँ पर ये जो ट्रांसपेरेंट विंडो है W is sealed on the glass tube which can be covered with a filter for a light of particular radiation. मतलब यहां से कुछ particular radiation ही अंदर आ पाएंगी इस विंडो के थ्रू, right? This will allow the light of particular wavelength to pass through it. The plate, uh, the plate A can be given a desired positive or negative potential with respect to plate C. ये जो प्लेट है ए है, देखो हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है.
ठीक है, तो बैटरी से आप कनेक्ट करके उसको कितना पॉजिटिव रखना है कितना नेगेटिव करना है ये आप अपने अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। सेकंड थिंग इज दैट वोल्ट मीटर यहां पर गिवन है विच मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ए एंड सी, मतलब कि एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो मेजर करने का काम करेगा। हमने यहाँ पर एक माइक्रोमीटर लिया है विच विल मेजर द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। तो क्या क्या फंक्शनिंग है सबका वो मैंने आपको बता दिया, क्लियर है यहां तक। अब होता क्या है कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है जो यहाँ पे विद सुटेबल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रेडिएशन होगी उसकी, ठीक है, एंड आफ्टर बीइंग फिल्टर्ड बाय फिल्टर यहाँ पर एक फिल्टर अटैच किया होता है, जो क्वार्ट्ज विंडो जहाँ लिखा हुआ है वहां पर एक फिल्टर अटैच किया होता है, तो वहां से पर्टिकुलर वेवलेंथ की या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ही वेवलेंथ अंदर एंटर करेगी which fall on a photosensitive cell which falls on the photosensitive plate C। यहाँ पर जो C है जिसे हम कैथोड कह रहे हैं उस which acts as an emitter, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि जब उसके ऊपर रेडिएशंस आती हैं, रेडिएशंस फॉल हो रही हैं, देन द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द सी। आप देख रहे हो कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, किससे, सी से। यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं। नहीं समझ में आए तुरंत रुक के पूछ लेना। सो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द सी विच गेट एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द प्लेट ए और एनोड की तरफ, जिसे हम कह सकते हैं कलेक्टर, ठीक है। इफ इट इज कैप्ट एट अ पॉजिटिव पोटेंशियल, अगर यहाँ पर आपने पॉजिटिव पोटेंशियल मेंटेन किया हुआ है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डेफिनेटली वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। दिस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द आउटर सर्किट एंड जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है। एंड यहां पर हमें जो करंट मिल रहा है उसको हमने नाम दिया है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम दिया है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। Because of this current, we can say because of this photoelectric current, micrometer will show a deflection and we can have a reading on the micrometer scale। यहां पर हमें मिल जाएगी रीडिंग। अब हम बात करें पोटेंशियल की। If the potential of plate A is kept zero with respect to plate C, some of the emitted electrons get stuck up in between C and A, जिसे हम कह सकते हैं स्पेस चार्ज। अब ये जो स्पेस चार्ज है ये जितना ज्यादा सर स्पेस चार्ज फिर से बताऊं? ठीक है, जैसे बेटा यहाँ पर हमने ये कहा कि हमारे पास ये प्लेट सी है और यहाँ पर हमने प्लेट ले ली ए, ठीक है। यस। अब यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच पाएंगे, बिकॉज एवरीवन हैज अ सर्टेन एनर्जी। बात आ रही है समझ में। जैसे कि मान लो कि रेसिंग ट्रैक पे खड़े हैं इलेक्ट्रॉन्स 10-15, तो क्या सारे यहां पर पहुंच जाएंगे? हो सकता है कुछ बीच में ही दम तोड़ दें अपना, भाई पहुंच ही नहीं पाए, उतनी एनर्जी नहीं है उनके पास में कि वो पहुंच जाए वहां तक। तो उस तरीके के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सी और ए इन प्लेट्स के बीच में रह जाते हैं उसे हम कहते हैं स्पेस चार्ज। अब आया समझ में? यस। ठीक है। और जितना ज्यादा ये स्पेस चार्ज होगा उतनी ही प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी कि एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कलेक्टर तक पहुंच पाए। एंड बिकॉज ऑफ दैट द पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी इज जीरो, the photoelectric current is small but not maximum। potential across A and C अगर हम देखें तो it will be zero and the photoelectric current which is going to be small and not the maximum। so यहाँ पर ये जो arrangement है, with the help of this arrangement हम लोग किस किस चीजों की स्टडी कर सकते हैं। so
यहां पर हम स्टडी कर सकते हैं वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, पहला। दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट सी एंड ए। तीसरा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। चौथा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्लेट सी। इन 4 फैक्टर्स को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है भाई? जितना ज्यादा रेडिएशन होगा, इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज्यादा होगा, बट ऑब्वियस है। नेचर ऑफ द मटेरियल की अगर हम बात करें तो जो प्लेट सी है, अगर उसमें हमने ऐसा मेटल चूज किया है, मतलब उसका जो मटेरियल है वो ऐसा चूज किया है कि जिससे एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, देन डेफिनेटली फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी मोर। बात आ रही है समझ में? हाँ सर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ पहले। एनीवन हैज एनी डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ कि लाइट रेज जब फॉल हो रही हैं, आप देखो एक मेटल सरफेस आपको शो किया जा रहा है एंड देयर आर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दे रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर उतनी एनर्जी उनको मिल जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, तुरंत ही वहां से निकल के भाग जाते हैं। अब इस चीज को समझो कैसे। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। एनर्जी, इसका यूनिट भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वर्क फंक्शन, इसका यूनिट भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जो एनर्जी वेस्ट होगी उसका यूनिट भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और काइनेटिक एनर्जी, इसका यूनिट भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, सपोज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, रिक्वायर्ड कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ तो कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि हुआ क्या बेटा कि एनर्जी अप्लाई हुई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, सामने वाले को नीड थी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वेस्ट बिल्कुल नहीं हुआ, एनर्जी का वेस्ट बिल्कुल नहीं हुआ। अब क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब कि सपोज आपके छोटे भाई ने एक चॉकलेट मांगी थी कोई काम करने के लिए, आपने उसको 5 चॉकलेट दे दी, राइट? मतलब कि एक चॉकलेट से उसने वो काम तो कर ही दिया आपका, लेकिन 4 चॉकलेट एक्स्ट्रा मिली तो हो सकता है कुछ और काम भी कर दे। मतलब मान लो आपको अपने नोटबुक में डायग्राम्स बनवाने हैं सपोज, ठीक है, और डायग्राम बनवाने के लिए आपने उसको ऑफर किया एक चॉकलेट का, लेकिन आपने 5 चॉकलेट दे दी, तो उसने एक की जगह 10 डायग्राम बना देगा आपके लिए, राइट? बिकॉज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड थी वो तो मिली सफिशिएंटली, एंड उसके ज्यादा अगर मिल रही है देन इट विल स्टार्ट मूविंग, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है इट विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग। अब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने दी, 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड थी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी हो जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो आई बात समझ में? यस सर। Yes, सपोज sir. 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने फिर से दी, रिक्वायरमेंट है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेस्ट हो गई। अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेस्ट कैसे हो गई, मान लो आपके जो छोटा भाई है उसका कोई दोस्त आ गया तो उसको भी थोड़ी सी चॉकलेट दे दी, राइट? तो उसके हिस्से में तो कम आई ना, तो उसने कहा कि मेरे पास 4 की रिक्वायरमेंट थी, मुझे मिला 10, लेकिन 3 तो वेस्ट हो गई, तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी वो कितनी बचेगी, तो बचेगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. सपोज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमने प्रोवाइड की, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वेस्ट हो गई। तो अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है इट विल जस्ट कम आउटसाइड, इलेक्ट्रॉन विल come
जस्ट आउटसाइड, मतलब वो दौड़ेगा नहीं बाहर आके, जस्ट बाहर आएगा, मतलब सरफेस से निकल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। दूसरी चीज, सपोज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, 4 उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 4 क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, और 7 उसने वेस्ट हो गई, 2-3 लोग आ गए, तो उसके हिस्से में तो चॉकलेट आई नहीं, तो वो क्या करेगा, भाई मैं तो काम नहीं करूंगा, मेरे हिस्से में तो चॉकलेट आई नहीं, तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन तो ये देख रहे हैं, अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं कि एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, राइट, और स्टेटमेंट है इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary that electrons are ejected. दूसरा है energy is greater than work function, electron may come out। ये दो स्टेटमेंट हमारे पास में है, दोनों में से कौन सा सही है? क्या दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है? बताओ, पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि गलत है? पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि नहीं? हमने यहाँ पर वर्क फंक्शन जितना मतलब उसकी जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है उससे ज्यादा अगर हम एनर्जी अप्लाई करेंगे तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। क्या ये सही है कि गलत है? सही है। सही है, मतलब कि अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी दी तो ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी निकले, इसका मतलब ये है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकल ही जाए अगर E इज ग्रेटर देन 5 है। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सही है। सही है। सही है सर। कैसे? सही है। कोई एक्सप्लेन करेगा? सर एनर्जी वेस्ट भी क्यों ज्यादा होता है वेस्ट हो गई तो एग्जैक्टली, वेरी गुड। अगर एनर्जी वेस्ट हो गई, हमने तो दी लेकिन वेस्ट हो गई, अगर वेस्ट हो जाएगी तो फिर क्या होगा? वो तो इजेक्ट नहीं कर पाएगा। बात आई समझ में? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है। इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट भी सही है कि इलेक्ट्रॉन में कम आउट। भाई हम ये नहीं कह सकते कि आ ही जाएगा एनर्जी, भाई 10 4 रिक्वायरमेंट थी मैंने तो 10 दे दी, तो ऐसा जरूरी नहीं कि बाहर निकल के आ ही जाएगा। हो सकता है कि 7 उसमें वेस्ट हो जाएगी, तो उसको तो 3 ही मिली, जरूरत 4 की थी। बात आ रही है समझ में? यस Yes, सर। sir. बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो। पक्का? ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तो यहां से हम लोग एक कंक्लूजन लिखते हैं। आप हम इसे बाद में डिटेल में भी स्टडी करेंगे, बट फिलहाल मैं आपको बता देता हूं दैट काइनेटिक एनर्जी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर आपको लिखनी है सो वी कैन राइट E-5। क्या ये लिखना बिल्कुल सही है? Or you can say 0 is less than equals to kinetic energy is less than equals to E-5। बोलो, समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। sir. कोई डाउट है इसमें? ये इक्वेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, ठीक है।
ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू E माइनस 5, मतलब जो एनर्जी अप्लाई की माइनस वर्क फंक्शन, तो जो रिमेनिंग है दैट इज गोइंग टू बी ए काइनेटिक एनर्जी, राइट, इफ देयर इज नो वेस्टेज। क्लियर है यहां तक? चलिए, बहुत बढ़िया। जैसे मैंने आपको बताया रीड करने के लिए, ठीक है। सपोज हम लोग स्टडी कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, ओके। अब क्या करना है समझिए। यहां पर हमारे पास में जो डायग्राम है, उसी डायग्राम पे से आपको समझना है दैट मेंटेन द कलेक्टर ए एट a definite positive potential with respect to emitter C। मतलब कि हमने क्या किया कि कलेक्टर को सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया, अब वो हमने कांस्टेंट कर दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यार एक तो ये आपका एमिटर है और ये आपका कलेक्टर है। तो यहां पर मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करके इसको सर्टेन वैल्यू प्रोवाइड कर दी, पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया। ठीक, अब क्या करना है, using the incident radiation of a fixed frequency and keeping the plate A at a fixed suitable potential। हमने क्या किया, जो इंसिडेंट रेडिएशन है of a fixed frequency and the plate A fixed suitable potential, now we are going to measure the photoelectric current with the help of micrometer। ठीक, तो हमने वो मेजर कर लिया कि कितना हमें करंट मिला। अब हम क्या करेंगे, now we are going to vary the intensity of the incident radiation, because हमें वही करना है। हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट में हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि अगर मैं जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी को अगर हम वेरी करेंगे तो उसकी वजह से हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अब क्या किया कि नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड keeping the radiation source at different distances with respect to plate C। मतलब ये जो सोर्स है बेटा, ये जो सोर्स लिया है हमने, इस सोर्स को कभी यहां रख दिया, कभी यहां रख दिया, कभी यहां रख दिया, अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, चेंज होगी। जैसे मान लो आपने एक बल्ब लिया, अगर आप एक बल्ब को, सपोज ये स्क्रीन है, आपने एक बल्ब को पहले यहां रखा, फिर उसको यहां रखा, फिर उसको यहां रखा, राइट, तो क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी वेरी करेगी कि नहीं करेगी, जैसे जैसे आप उसकी पोजीशन चेंज करोगे वैसे वैसे, राइट। तो यहां पर भी वही होगा। एंड डूइंग दिस, मतलब ये जो हम कर रहे हैं उसकी रेडिएशंस को चेंज करने के लिए हम लोग उसकी जो सोर्स जो है, रेडिएशन का जो सोर्स है उसकी पोजीशन को हम चेंज कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि इंटेंसिटी में वेरिएशन आएगा, और इंटेंसिटी में जो वेरिएशन आएगा उसकी वजह से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा वो हमें मेजर करना है। वो क्या करना है, हमें मेजर करना है। एंड वी फाउंड दैट the photoelectric current varies linearly with the intensity of the incident radiation। और हमें ऐसा ग्राफ मिल रहा है। by doing this thing, हमने ये काम किया and what we found that photoelectric current varies linearly with the intensity of इंसिडेंट रेडिएशन। बोलो, आया समझ में?
Yes, sir. और वो हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। सो यहां पर हम ये कह सकते हैं that the photoelectric current is directly proportional to the number of photoelectrons emitted per second। जैसे हम करंट के लिए क्या कहते हैं, number of electrons flown per second, वही हो गया। So the number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the intensity of the incident radiation। क्लियर? अच्छा, अब दूसरी चीज समझो। दूसरा है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल of plate A with respect to plate C। Effect of potential of plate A with respect to plate C। ठीक, सो हम क्या करेंगे, कीप द प्लेट A at some accelerating positive potential with respect to plate C। जैसे यहां पर ये प्लेट C है और ये प्लेट A है, हमने इसको सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ग्रेजुअली, वी आर नोट, अब हम क्या करेंगे यहां पर कि हमने एक सर्टेन इसकी वैल्यू पुट कर दी, राइट। ना ये जो प्लेट सी है, इस प्लेट सी पे एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की और फिक्स्ड इंटेंसिटी हम ले रहे हैं। फिक्स्ड इंटेंसिटी मैं कह देता हूं I1 सपोज, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू वेरी द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए ग्रेजुअली, एंड नाउ note the photoelectric current each time। It is found that the photoelectric current increases gradually with the increase in positive potential of the plate A। क्योंकि जैसे जैसे यहां पर पॉजिटिव में ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है पॉइंट ए पे, ए प्लेट पे, उसे जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, साथ साथ में क्या होगा, दैट photoelectric current, लिख देता हूं, by increasing the potential, by increasing the potential, photoelectric current also increases। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. अब एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, फॉर अ सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए द फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स मैक्सिमम और सैचुरेट। भाई हम लोग इसको बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब जो पॉजिटिव पोटेंशियल है हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बट एक लेवल आ गया, उसके बाद हमने बढ़ाना बंद कर दिया, मतलब उसको ज्यादा हम बढ़ा ही नहीं सकते। तो जब आपने इंक्रीज करना बंद किया, ठीक है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम हो गया। जब ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम हो जाता है, उसे ही हम कह सकते हैं कि वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का क्या आ गया, सैचुरेशन आ गया। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट का एक सैचुरेशन आ गया कि भाई इससे ज्यादा अब ये नहीं बढ़ सकता। आप चाहे कितना भी पोटेंशियल बढ़ाते रहो, आप चाहे कितना भी पोटेंशियल बढ़ाते रहो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट अब आगे नहीं बढ़ने वाला है। उस कंडीशन को हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। काव्या समझ में आया? हाँ। मतलब हमने पोटेंशियल बढ़ाया 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 और उसकी वजह से करंट भी बढ़ता गया, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि करंट बढ़ना बंद हो गया। चाहे फिर आप कितना ही पोटेंशियल बढ़ाते रहो, उस करंट को हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। The saturation current corresponds to the state when all the photoelectrons emitted from C reaches to the plate A। मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन है
जहां पर हम ये कह रहे हैं कि जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सी से एमिट हो रहे हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स सीधा सीधा ए पे पहुंच रहे हैं, कहीं पे कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है कि जिसकी एनर्जी कम पड़ रही हो, सब पहुंच रहे हैं वहां पे। उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि देयर इज अ सैचुरेशन करंट। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. अब हमने यहाँ पर एक कंडीशन ली कि यहाँ पर हमने ये सी प्लेट है और ए प्लेट है, हमने लास्ट केस में यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया। अगर अब मान लो मैं यहाँ पर इसका पोटेंशियल क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज करना शुरू कर रहा हूँ, पोटेंशियल क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज करना शुरू कर रहा हूँ। जैसे ही पोटेंशियल डिक्रीज करना शुरू करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर पहुंच रहे थे अब वो डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। सेकेंडरी, जितना नेगेटिव ये होता जाएगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना लगेगा, रिपेल करने लगेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत ज्यादा जिसमें एनर्जी है, जो उस रिपल्शन को भी तोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स ए प्लेट तक पहुंच पाएंगे। समझ में आया? हाँ And सर। still we are Yes, increasing sir. the negative potential of the plate A gradually. We will note that the photoelectric current decreases rapidly. और फिर भी अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको और ज्यादा डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब कि नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। इफ वी इंक्रीज नेगेटिव पोटेंशियल, इफ वी इंक्रीज कौन सा कर रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल। भाई साहब ये ध्यान रखना, मतलब बेसिकली पोटेंशियल को हम जीरो से नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, तो वैसे तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं नेगेटिव पोटेंशियल तो उसको हम डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, -5 -6 -7 -8 -10 -20 लाइक दिस। ठीक है, we will note that the photoelectric current decreases rapidly and becomes zero at a certain value of negative potential V naught। एक ऐसी पॉइंट आ जाएगा जबकि आपका जो करंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। At this stage even the fastest photoelectron cannot reach the plate A। जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। This minimum negative potential, this minimum negative potential V naught given to the plate A, given to the plate A with respect to plate C, at which photo electric current becomes zero, and it is called stopping potential। या फिर इसे कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं। बोलो क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Anyone has any doubt now? Yes. भाई किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? द मैक्सिमम एनर्जी के लिए हम लिख सकते हैं 1/2 m v maximum square। रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं। वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास